बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय वस्तु अर्थात हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य अपनी माटी की खुशबू है, अपनी जो है मिट्टी की एक प्रकार से बात की जाए भाषा है, जन्मजात भाषा है और एक प्रकार से अपनी राष्ट्रीय भाषा भी बननी चाहिए, लेकिन खासकर ये बन नहीं पाई है। राष्ट्रभाषा होना चाहिए था हिंदी को, लेकिन अभी हो नहीं पाई है। इसके लिए विद्वान जो है एक प्रकार से लगे हुए हैं और होनी चाहिए। बिल्कुल ये आप लोग भी एक प्रकार से इस मुद्दे को उठाएँ सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर अलग-अलग स्थानों पर कि हिंदी भाषा को एक प्रकार से क्या होना चाहिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी हिंदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दूँ बहुत सारे हमारे छात्र-छात्राएँ कन्फ्यूज़न में हैं कि सर जी हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य में क्या अंतर होता है कि एक ही बात है? तो भैया आपको बता दूँ कि जो हिंदी साहित्य होता है ना, इसी के अंतर्गत हिंदी काव्य, हिंदी गद्य ये सब चीज़ें होती हैं। हिंदी भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास सब का सब हिंदी साहित्य में ही आपका आ जाता है। तो हिंदी काव्य आपके पेपर का नाम है बीए प्रथम सेमेस्टर में। अर्थात जब आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं, आप बीए कोर्स करने के लिए जो है अप्लाई करते हैं और आप हिंदी विषय वस्तु को चूज़ करते हैं, तो आपको हिंदी में हिंदी काव्य नाम से पेपर मिलता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद में बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको बदल जाएगा इस पेपर का नाम। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी काव्य होते हैं और उन्हीं काव्यों के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो काव्य में क्या-क्या होता है भाई? काव्य में जैसे कि कुछ आदिकालीन काव्य जो है कविता जो है कविताएँ हैं और उनके जो रचनाकार हैं, कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित होंगी। कुछ रीति काल के होंगे, कुछ आपके भक्ति काल के होंगे, कुछ आपके जो है आधुनिक काल से होंगे। तो चारों कालों के जो फ़ेमस कवि हैं आपके, उनकी कुछ रचनाओं को 3-3 4-4 कविताओं को आपके पाठ्यक्रम में संकलित करने का प्रयास विद्वानों के द्वारा किया गया है और पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। ये उभयनिष्ठ पाठ्यक्रम है अर्थात कॉमन सिलेबस है 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार। अब 2000 जाकर के 22 में पैटर्न लागू हो पाया है और बड़ी ही अच्छी व्यवस्था है। और आपको बता दें कि और इस मतलब जब आप हिंदी साहित्य का ये हिंदी काव्य पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं पे आप पूरे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे। उसके बाद में आप जो है एक-एक करके आदिकाल भी, उसके बाद मानिए वीर गाथा काल जिसको कहा जाता है, उसके बाद में आप जो है मतलब पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल के नाम से जाना था, उसके बाद में उत्तर मध्यकाल जिसको आप रीति काल के नाम से जानते हैं, उसके बाद में आधुनिक काल, उसके आधुनिक काल में भी आप देखेंगे तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावाद उत्तर में आप देखेंगे तो तमाम सारे छायावाद के बाद में युग आएँगे जैसे कि प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, ठीक है, नई कविता, समकालीन कविता, सठोत्तरी कविता, ये तमाम सारी कविताएँ आप देखेंगे तो ये सब जो है आपको पढ़ना यहाँ पर पड़ेगा। हालाँकि आपको ज़्यादा डीप में जाकर के नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ, फिर भी जो पढ़ना है मैं आपको वो बताने का प्रयास करूँगा। यह पेपर एक प्रकार से कैसा लिखित पेपर होगा आपका। लिखित पेपर अर्थात जिन विश्वविद्यालयों में आपका पेपर जो है लिखित होने वाला है, उनके लिए मॉडल पेपर मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालाँकि इससे पहले एक मॉडल पेपर हमारे चैनल पहले से उपलब्ध है, उसका उस पर लगभग 1.9 लाख लोगों ने उसको देखा है। तो आप सभी लोग भी उस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर नहीं देखा तो वहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में आएँगे और ये भी यहाँ पर हमने प्रश्नों को रखा है और उन प्रश्नों के उत्तर को भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव वाले छात्र-छात्राओं के लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर उसके भी बना दिए गए हैं। और एक प्रकार से आपको बता दूँ, चाहे आप लिखित वाले हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हैं, दोनों के दोनों मॉडल पेपर को आप देख लीजिएगा। कोई भरोसा नहीं कि आपकी जैसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका लिखित भी पेपर हुआ था और ऑब्जेक्टिव भी आया था 3 पेपर। तो आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाओ, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, चाहे लिखित पूछा जाए, दोनों आप देख लीजिएगा। हालाँकि ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपको जो है जानकारी मिलेगी, कंटेंट मिलेगा आपको, फैक्चुअल जानकारी मिलेगी, ठीक है? और जब आप लिखित देखेंगे तो लिखित में आपको बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल जानकारी मिलेगी अर्थात अवधारणात्मक आपको जानकारी मिलेगी। तो आप दोनों मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। आपको आपके लिए सभी मतलब एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम्स में। अब देखते हैं भाई लिखित में कैसे-कैसे प्रश्न आएँगे परीक्षा में, उसको देख लेते हैं और उसके उत्तर को भी बताएँगे। तो आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और लिखित प्रश्न के उत्तर तो मैं दे ही रहा हूँ। तो दोनों के लिए यह लेक्चर इम्पोर्टेंट है एक प्रकार से, ख़ास करके लिखित वालों के लिए। लेकिन एक प्रकार से बात की जाए जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए तो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर है। ओके? भैया प्रथम सेमेस्टर बस ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे। इन प्रश्नों को आप लोग जो है 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे, आपके दिमाग में वैसे सारे के सारे प्रश्न छप जाएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें छाँटा है और रखा है, जो कि लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनको हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं भाई, यहाँ पर देखेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर का जो प्रथम सेमेस्टर है, सेमेस्टर माने होता है 6 महीने में परीक्षा आपकी होती है।
तो 2022 में जो परीक्षा होने वाली उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लिखित मॉडल पेपर है ये, हिंदी साहित्य और 2023-24 इन सभी की परीक्षाओं के लिए लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ओके, हिंदी साहित्य और मतलब हिंदी काव्य पेपर का नाम है आपके। अब यहाँ पर आपका पेपर जो होगा कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे कि यहाँ पर खंड आ और खंड बा और खंड सा 3 खंडों में आपका पेपर डिवाइड होगा। खंड आ से अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या आपकी 10 होगी। 10 के 10 प्रश्न यहाँ पर आपके करने अनिवार्य होंगे, अर्थात सभी प्रश्न खंड आ के अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। एक प्रश्न करेंगे आपको तो वहाँ पर जो है जो भी नंबर होगा आपका वहीं पर उसके सामने लिखा रहेगा कि हाँ इतना नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो डिपेंड करता है। और आपको बता दें कि जो आप खंड जो है बा में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10 दीर्घ उत्तरीय मतलब कि एक प्रकार से 10 बोल रहा हूँ, 8 जो है आपको लघु उत्तरीय मिलेंगे। उन 8 में से आपको कितना छांटना है, उन 8 में से केवल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय टाइप में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, हमने 5 रखा है हालांकि इस मॉडल पेपर में, उनमें से केवल 2 आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको कितने शब्दों में लिखने को देगा, 500 शब्दों में। ठीक है, अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग मॉडल होता है, तो किसी विश्वविद्यालय में अभी जैसे कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय था उसकी परीक्षा हुई थी और उसका भी जो है पेपर हमने अवेलेबल आपके यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ अभी प्रथम सेमेस्टर का, उसका भी पेपर हमने डाल दिया है। तो दोनों पेपर आप लोग देख लीजिएगा। और दोनों, एक तो लिखित वाला डाला है तो पूर्वांचल का लिखित हुआ था तो लिखित वाला मॉडल पेपर मतलब पेपर हमने डाल दिया वहाँ का सॉल्व करवा करके। और जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव हुआ है गोरखपुर वाला उसका 3 पेपर हुआ, 3 के तीनों पेपर को हमने डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। ओके, आप चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। देखते हैं पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि कृष्ण भक्ति काव्य शाखा की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण भक्ति शाखा क्या है सबसे पहले ये जानिए। आप भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल 2 भागों भागों में बढ़ता है। भक्ति काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका होता है निर्गुण और एक होता है आपका क्या, सगुण। निर्गुण जो होता है इसमें भी 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है आपकी जो है ज्ञानाश्रयी और एक होती है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के आपके जो है प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कबीरदास माने जाते हैं। और जो आपकी जो प्रेमाश्रयी इसके आपके जैसे मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह, शेख निसार हो गए, ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी सगुण भक्ति शाखा है इसमें भी 2 खंड होते हैं, एक तो कृष्ण भक्ति शाखा पहले आती है जिसके एक प्रकार से सूरदास वगैरह इसमें आते हैं, विट्ठलनाथ हो गए आपकी, ये सब। ठीक, और उसके बाद में जो अगली शाखा है इसकी राम भक्त शाखा है जिसमें आपके सबसे फेमस कवि तुलसीदास जी महाराज है। उनकी एक रचना सबसे फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। ओके, तो श्री रामचरितमानस बड़ी फेमस जो है महाकाव्य है और बहुत ही ज़्यादा महाकाव्य ही हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय रचना है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और ना ही जो है ऐसा कोई आज तक का काव्य ग्रंथ है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, वो भी कहीं न कहीं पे एक प्रकार से उसको दूसरा रामचरितमानस की उपाधि भी दी जाती है, किसी विद्वान ने दी है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी कृष्ण भक्त शाखा, तो कृष्ण भक्त शाखा ये वाली, तो उसी कृष्ण भक्त शाखा की प्रवृत्तियों यहाँ से पूछी जा रही हैं कि प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। हालाँकि आप सभी, आपको बता दूँ यहाँ पर कि आप लोग जो है सभी काल के, जैसे कि आप देखेंगे रीति काल में दे रीति, बद्ध रीति, सिद्ध रीति, मुक्त, तो हालाँकि यहाँ से प्रवृत्तियाँ नहीं पूछी जाएगी, रीतिबद्ध कवियों के नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक, या रीतिबद्ध और रीति सिद्ध का 2-2 कवियों के नाम आपसे पूछ ले, या रीति मुक्त कवियों के नाम पूछ ले, 2-2 ऐसे नाम। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे कि जो है रीति काल से ले मतलब आदि काल से लेकर के और आधुनिक काल में जितने भी आपके जो है कैटेगराइजेशन है, भारतेंदु का हो, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, प्रगति हो गया, प्रयोग हो गया, और आपका जैसे कि समकालीन कविता हो गया, सठोत्तरी कविता, और ये कृष्ण भक्त शाखा के में आप देखेंगे राम भक्त शाखा हो गई आपकी, निर्गुण ज्ञानाश्रयी, और उसके बाद निर्गुण जो है प्रेमाश्रयी, इन सभी और उसके बाद में आदिकाल में भी आप देखेंगे तो आदिकाल में खास करके वीरगाथा काल, मतलब कि जो रासो काव्य के नाम पूछ सकता है आपसे, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, इन सभी की प्रवृत्तियाँ, तो प्रवृत्ति और उनकी कुछ कुछ जो है लेखकों के नाम, जैसे कि उस काल के कौन से फेमस राइटर हैं, फेमस लेखक हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। और ख़ास करके उनकी 2-2 रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-2 रचनाएँ कम से कम आपकी याद होनी चाहिए। तब आप समझिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो रही है और एग्ज़ाम्स में आप ही टॉप करोगे और आपका नाम आपके स्कूल बोर्ड में लगेगा। तो आप लोग परेशान मत हो, आसानी से बस जो सारी बातों को मेरे सुनते जाइएगा, जो कहता हूँ उसको फॉलो करेंगे, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और यही कार्य रहा है शुक्ला आईटी पॉइंट का, लगातार आपको सफलता की ओर अग्रसर करा रहा है, लगातार 3 वर्षों से आप देख रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं कुछ खास कर रहा हूँ, जल्द ही आपके समक्ष वो चीज़ें आएँगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है? तो कृष्ण भक्त शाखा मतलब प्रमुख कृष्ण भक्ति काव्य शाखा की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पूछ रहा, तो पहली प्रवृत्ति आप क्या लिखेंगे? पहली प्रवृत्ति लिख दीजिएगा कि यहाँ पर यहाँ के इष्ट देव कौन है? कृष्ण है। इष्ट देव कौन है भाई यहाँ की?
तो जो है कृष्ण भक्त शाखा के कृष्ण भगवान हैं। दूसरी बात क्या है कि श्रृंगार के संयोग और वियोग का मार्मिक वर्णन जो है कृष्ण भक्त शाखा में आप देखेंगे खास करके आता है। और तीसरी बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि दाम्पत्य एवं सखा की भक्ति यहाँ पर एक तो जो है दाम्पत्य भक्ति है, मतलब दाम्पत्य माने पति पत्नी का प्रेम यहाँ पर दिखाई पड़ता है, या पति पत्नी के प्रति प्रेम, और सखा भाव की एक प्रकार से भक्ति। तो एक प्रकार से या तो जो है दाम्पत्य भक्ति है कृष्ण के प्रति, और या फिर एक प्रकार से बात की जाए तो सखा भाव की भक्ति यहाँ पर आपके दिखाई पड़ती है। दोनों तरीके की भक्ति यहाँ पर है, एक तो दाम्पत्य भाव की है और एक शाखा भाव की है। ओके। चौथी विशेषता आप बता सकते हो कि कृष्ण के बाल लीला मतलब कि बाल जीवन की जो है सजीव झांकी आप इस कालखंड में देखेंगे। तो ये चार आप प्रमुख प्रवृत्तियों को लिख दीजिएगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपसे जैसे कि प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि इसमें भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं पूछे या प्रमुख शाखाएं पूछे, तो आप शाखाओं की चार शाखाएं हमने आपको बता दी, तो ये शाखाएं आप लिखेंगे। भक्ति काल की प्रमुख जो है विशेषताओं को पूछे तो भक्ति आप लिखेंगे। पहली चीज़ भक्ति का प्राधान्य रहा है। दूसरी बात आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्ति रही है भक्ति काल की, और गुरु की महानता इसमें बताई गई है। ये चीज़ें आप भक्ति काल के कवियों के नाम पूछ सकता है, तो आप जायसी, कबीर, सूर, तुलसी, इन चार का नाम आप लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से कई बातें जो कि हम आपको बताते रहेंगे, और आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला प्रश्न है, और आपको बता दूं कि सभी काल की विशेषताओं को और महासंग्राम वीडियो हमारी पड़ी हुई है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सभी कवियों जो आपके पाठ्यक्रम में कवि संकलित हैं उनकी सभी की रचनाओं को और उसके बाद में उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बता दिया गया है। और एक महासंग्राम वीडियो मेरी फर्स्ट वाली जो है उसमें हमने खास करके हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको उसमें रखा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ओके, उसमें तमाम सारी बातें आपको बताई गई हैं, तो उसमें सभी सभी प्रवृत्तियाँ, लेखक वगैरह सभी के किस काल के कौन से लेखक हैं उन सभी को हमने बता दिया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ज्ञान मार्गी शाखा की तीन विशेषताएं बताइए, जिसमें आपके कबीर थे। तो जैसे उसमें ईश्वर की निराकार रूप में उपासना की जाती थी ज्ञान मार्गी शाखा में, और गुरु को भगवान के समक्ष ठहराया जाता था कि गुरु भगवान के समान है। और आडंबरों का विरोध वहाँ पर घोर जो है खास करके किया गया तुलसीदास मतलब कि कबीर दास के द्वारा। भक्ति काल की जो प्रेम मार्गी जो है सूफी धारा है, काव्य धारा, जिसके आपके जैसे मलिक मोहम्मद जैसी वगैरह हो गए, तो उसमें आप देखेंगे तो लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक का चित्रण यहाँ पर किया गया था। और दूसरी बात ये है कि इसमें प्रेम मार्गी में कि सब कवि यहाँ के सूफी संत रहे हैं, और यहाँ की भाषा जो है प्रेम मार्गी जो काव्य में रचनाएं होती थी प्रेम मार्ग के जो कवि हुई हैं जो कि सूफी संत थे खास करके, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मज़ेदार बात ये है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। और प्रेम मार्गी शाखा की जो है खास करके तीन रचनाएं बड़ी फेमस है, पद्मावत, चित्रावती और मृगावती, बड़ी फेमस रचनाएं हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ज्ञानाश्रय शाखा के बहुत सारे कवि जैसे कबीर दास हो गए, रैदास हो गए, मलुक दास, नानक देव, दादू दयाल, ये सब खास करके आते हैं। ओके। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्या है कि रीतिकाल के 5 प्रमुख कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आप सभी जो है कालखंड के कवियों के नाम, तो जैसे आपकी भक्ति काल को तो पता ही होगा कि हाँ 4 लोग बड़े विद्वान हैं, फेमस हैं, और एक आध दो का और नाम जैसे कि आप जो है रैदास वगैरह, मलुकदास, इनका नाम ले सकते हैं, या आचार्य केशवदास भी भक्ति काल के प्रवृत्ति की दृष्टि से भक्ति काल के आते हैं। ठीक, समय काल जो है इनकी रचनाओं में भक्ति दिखाई पड़ती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा है वो। तो मैं कह रहा था आपको कि प्रश्न क्या पूछा गया कि रीतिकाल के 5 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि भक्ति काल के 5 कवियों के नाम, या फिर आदिकालीन 5 कवियों के नाम, लेकिन रीतिकाल की पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप खास करके सुनिएगा। रीतिकाल के 5 कवियों के नाम, जैसे कि उसमें आप प्रमुख कवि अगर पूछ लिया गया, प्रमुख पूछ रहा तो प्रमुख में आप लिखेंगे केशवदास हो गए, प्रमुख है भाई, सबसे बढ़िया आचार्य रहे केशवदास। और भूषण हो गए आपके, ये भी बड़े फेमस हैं। चिंतामणि हो गए, देव हो गए आपके, बिहारी हो गए, घनानंद हो गए, ये सब बड़े फेमस कवि हों के। तो एक बार फिर से सुनिए सभी लोगों के नाम, जैसे केशवदास हो गए, बिहारी लाल हो गए, देव हो गए, चिंतामणि, पद्माकर, घनानंद इसी में आते हैं, बोधा, ठाकुर, सेनापति, भूषण, भिखारी दास, ग्वाल, ये सब रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आते हैं। तो आप ये तमाम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। रीतिकाल की 2 प्रमुख रचनाएं अगर आपसे पूछे तो आप लिख दीजिएगा, रामचंद्रिका केशवदास की बड़ी फेमस है, और बिहारी सस्ते किसकी, बिहारी दास की, मतलब बिहारी लाल की बड़ी फेमस है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि अगर पूछे तो बिहारी लाल है। कौन है भाई, बिहारी लाल है। ओके, ध्यान रखेंगे। रीतिमुक्त धारा के ठाकुर हैं आपके घनानंद है, ये सब रीतिमुक्त धारा के रचनाएं हैं। तो ये चीज़ें आपसे पूछे 2 रीति ग्रंथकारों के नाम बताएं, तो केशवदास
और चिंतामणि, ये 2 रीति जो है ग्रंथकार हैं, मतलब रीतियों में बंधी हुई रचनाएँ लिखा करते थे खास करके ये लोग, ठीक। रीतिकाल की 4 विशेषताएँ आपसे पूछ सकता है, तो रीतिकाल की अगर विशेषताएँ पूछेगा तो रीतिकाल में विशेषता क्या थी कि रीतिकाल में श्रृंगारता मतलब कि श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अलंकारिकता खूब दिखाई पड़ेगी आपको। और तीसरी बात ये है कि मुक्तक शैली में रचनाएँ लिखी गई, जो भी लिखी गई हैं। चौथी बात ये है कि नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण जो है रीतिकाल में किया गया है। ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, अष्टछाप कवियों का नामोल्लेख कीजिए। अष्टछाप के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। अष्टछाप क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? अष्टछाप आपको पता है कि अष्टछाप जो था वो एक प्रकार से कवियों का संग्रह था। 8 कवियों के को संग्रह करके जो है किया गया था। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित या कृष्ण के उपासक जो कवि रहे थे, उनको उन 8 कवियों को छाँटा गया था और उनको एक एक नाम दिया गया था अष्टछाप। और ये किया काम किसने था? तो वल्लभाचार्य, जो कि सूरदास के जो है गुरु थे, उनका एक लड़के थे, उनका नाम था विट्ठलनाथ गोस्वामी। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था, जिसके प्रमुख कौन थे? सूरदास थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अष्टछाप में 4 कवि जो थे वो आचार्य वल्लभ मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और जो है 4 जो थे उनके लड़के अर्थात गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो जो 4 एक प्रकार से वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनका नाम था कुंभन दास। और उसके बाद में पहले कुंभन दास, दूसरे आपके थे सूरदास, तीसरे थे आपके परमानंद दास और चौथे आपके कृष्णदास। ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और जो आपके 4 जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, उनमें आपके जैसे देख सकते हैं, उनमें आपके हो गए जैसे कि मतलब कि गोस्वामी मतलब सॉरी गोविंद स्वामी हो गए आपके पहले। दूसरे आप लिख सकते हैं नंद स्वामी, तीसरा आप लिख सकते हैं छीत स्वामी और चौथा आपका है भाई कि क्या? चतुर्भुज दास। ओके, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंद दास। ओके, ये 4 कवि किसके हैं? वल्लभाचार्य के, मतलब कि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और आपके 4 हमने पहले बताए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 4 जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इस प्रकार से अष्टछाप के कवियों का एक प्रकार से रखा गया। अष्टछाप इसी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि अष्टसखा, तो सखा भी यही है और अष्टछाप भी यही है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और अष्टछाप के कवियों में जो महात्मा सूरदास जी थे, इनका जो है स्थान जो था, प्रमुख स्थान था। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है सूरदास जी को। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जो कुछ लेना चाहे सो लो ले हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन गोस्वामी विट्ठलनाथ का है। जब सूरदास जी की मृत्यु हो रही थी उस समय इन्होंने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे समझा जाए, आगे समझा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ गई बातें ना? आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर। आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में बांटा गया भैया? तो आधुनिक काल में जब आप आएंगे तो आधुनिक हिंदी कविता को हमने खास करके बताया था आपको 5 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। खास करके जो है 5 भागों में अगर हम बांटना चाहें तो पहला आपका क्या होगा? सभी को पता होगा, भारतेंदु युग। क्या भाई? भारतेंदु युग कब से कब तक? 1850 से 1900 तक चलता है। दूसरा युग कौन सा हो गया आपका? दूसरा युग इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 जो है 1 से आप मान सकते हैं, 1901 से 1920 तक जो है आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, 1901 से 1920 ईस्वी तक आप मान सकते हैं इसको जो है द्विवेदी युग को। उसके बाद में तीसरा आपका आता है छायावाद। छायावाद जो चलता है आपका, छायावाद कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो 1921 से आप मान सकते हो, 1921 से लेकर के आपका 1937 तक जो कालखंड चलता है आपका, तो वो क्या चलता है भाई? वो छायावाद चलता है। उसके बाद में आपका प्रगतिवादी युग आता है। 1937 से आपका 43 तक रहता है प्रगतिवादी। उसके बाद में प्रयोगवाद आ जाता है। फिर उसके बाद में पाँचवीं आप बता सकते हो। तो चौथा आपका क्या होगा? प्रगतिवाद। पाँचवा आपका क्या होगा भाई? प्रयोगवाद हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप छठवीं बता सकते हो, जैसे कि उसके बाद में आपकी नई कविता आ जाती है। और उसके बाद में आप देखेंगे 1960 के बाद में सठोत्तरी कविता आ जाती है। कई बात है, लेकिन खास करके आप 5 नाम लिखेंगे। जब आपसे कालखंड पूछे, नाम लिखने के लिए पूछे 1909 ये सब, तब आप इसका कालखंड का विभाजन करेंगे। अगर आपको पता है तो लिख दीजिएगा, इससे नंबर आपके बढ़ेंगे। ओके, तो आप ये याद ध्यान रखिएगा केवल कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद और उसके बाद में प्रगतिवादी एवं नई कविता या प्रयोगवाद उसके बाद में आता है। ठीक, तो प्रयोगवाद या नई कविता। समकालीन हिंदी कविता की बात की जाए, समकालीन हिंदी कविता क्या है?
इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। समकालीन हिंदी कविता क्या है भाई? तो स्वतंत्रता के बाद की जितनी भी कविताएं जो मतलब प्रचलित हैं वो सब समकालीन कविता है, अर्थात 1947 के बाद जो भी प्रयोगवाद के बाद, खास करके प्रयोगवाद जो आता है आपका, प्रयोगवाद के बाद में जो भी कवि, प्रयोगवाद 1943 से आपका चलता है 1947 तक, और 47 के बाद में हालांकि और भी चलता है प्रयोगवाद, लेकिन 1947 से आपकी समकालीन कवि हिंदी कविता आ जाती है और ये 1960 तक चलती है। और नई कविता एक प्रकार से इसी में उठती है, और जो है 1960 तक नई कविता भी एक प्रकार से मर चुकी हुई होती है। और 1960 के बाद के युग को जो है समकालीन कविता का नाम हम दे देते हैं। खास करके समकालीन कविता कहीं ना कहीं पे आप बताने का प्रयास करें अगर हम सही तरीके से, आपको समकालीन कविता सही तरीके से क्या अभी तक जो है थोड़ा सा डाउट्स में आपको रखा था, मतलब डाउट्स क्या, एक प्रकार से थोड़ा सा हमने बताया स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता जो है उसका प्रचलित नाम समकालीन कविता है। लेकिन कुछ विचारक जो हैं वो 1960 ईस्वी तक जो है मानते हैं कि नई कविता जो है मर चुकी थी, और उसके बाद में जो कविता है उसी को समकालीन कविता कहा गया। उसको समकालीन 1960 के बाद में समकालीन कविता कुछ लोग उसी को नाम देते हैं, और कुछ लोग इसी समकालीन कविता को जो है सठोत्तरी कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सठोत्तरी कविता कहते हैं। लेकिन यहीं पर बात उठती है जो 1947 ईस्वी में था, 1947 ईस्वी के बाद से जो कविताएं आई उनको भी कहीं ना कहीं पे कुछ विद्वान जो है समकालीन कविता कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान समकालीन कविता कहते हैं, लेकिन उसी को ही जो 1947 के बाद की जो रचनाएं हैं उनको हम नई कविता के नाम से भी जानते हैं। नई कविता भी यहीं पर इसका उदय होता है, और 1960 तक नई कविता समाप्त हो जाती है, उसके बाद में भी समकालीन कविता नाम दिया जाता है, और इसी समकालीन को सठोत्तरी भी कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। समझ में आई बातें? तो हालांकि इसमें ज़्यादा डाउट आपको नहीं रखना, मतलब कि करने का प्रयास है, आप सीधे सीधे लिखेंगे। 5 याद रखिएगा: भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, छायावाद और प्रगतिवाद, और उसके बाद में प्रयोगवाद। ठीक है, प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद, उसके बाद में आप सीधे नई कविता लिख दें। उसके बाद में आप जो है नई कविता के बाद में सठोत्तरी कविता या फिर समकालीन कविता लिख दीजिएगा, बस। ठीक है, तो ये चीज़ क्योंकि नई कविता और समकालीन कविता कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी पैरेलल आप देखेंगे, क्योंकि एक दिन में किसी जो है धारा का न तो अंत होता है, ना किसी धारा का विकास एक दिन में होता है, उसको होने में कई समय लगते हैं, मतलब कि कुछ समय लगते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। और समकालीन काव्यधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? तो पूछे तो आप बताएंगे सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी को है। आपके पाठ्यक्रम में सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी संकलित हैं। द्विवेदी युग के कवियों के नाम पूछ ले आपसे तो आप बता दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्ता जी हैं फेमस, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, ये सब जो है द्विवेदी युग के जो है प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग के जो है प्रतिनिधि कवि के रूप में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता को जाना जाता है, जिनको राष्ट्रकवि की उपाधि भी मिली है। और इसके प्रमुख महाकाव्य साकेत, प्रिय प्रवास, द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके। आधुनिक कविता की विशेषताओं में खास करके बोल पूछा जाए आपसे तो खड़ी बोली में काव्य रचना यहाँ पर होती थी, प्रतीकात्मकता यहाँ पर आप देखेंगे, राष्ट्र प्रेम की भावना यहाँ पर खूब कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अमीर खुसरो द्वारा रचित जो है ग्रंथों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है भाई, एग्जाम्स में आ सकता है। प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो जी से प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न क्या है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। संक्षिप्त व्याख्या कहने का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी व्याख्या करें, 50 शब्दों में लिखना है, तो इसीलिए आपसे पूछा गया है। ठीक। अमीर खुसरो जी का जो है जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म होता है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, लेकिन और भी जो है लोग माने जाते हैं। इसमें मतभेद है। एक दिन में हिंदी में प्रथम को लेकर के मैं आपको बता दूंगा कि हिंदी में प्रथम कौन क्या क्या है, उनके बारे में बता दूंगा। इन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। और जो है 17 वर्ष की आयु में ही वे दिल्ली के साहित्यिक जगत पर छा गए थे। उनके काव्य गुरु थे ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वारिजी। और खास करके जो है अमीर खुसरो ने अपने जीवन में लगभग 92 ग्रंथों की रचना करी है। अब मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न पूछा गया कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संक्षिप्त, क्या लिखें भाई? संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो अमीर खुसरो की ग्रंथों के नाम आप देखेंगे तो हिंदी रचना जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इनकी खास करके कोई। फिर भी अनेक विद्वानों ने जो है उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये बताया कि हिंदी रचनाओं को इनके हम 12 भागों में बांट सकते हैं। और 12 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला देखेंगे, इनकी रचनाएं जो हमको हिंदी में मिलती हैं। पहली है मेरे प्यारे दोस्तों, पहली है आपकी पहेलियाँ कुछ हैं। दूसरी बात क्या है भाई? मुकरियाँ। पहली पहेलियाँ, दूसरी मुकरियाँ,
तीसरी इनकी रचनाओं में आप लिख सकते हैं जो है निस्बतें लिख दीजिएगा। चौथा लिख दीजिएगा 2 सखुना इनका प्राप्त हुआ है, 2 सुखुना प्राप्त हुआ है। पान क्यों सड़ा घोड़ा क्यों ना, इस प्रकार से। और पाँचवा जो है इनका ढकोसला एक मिला है हमको, मतलब कि आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, इस प्रकार से हमने आपको बताया होगा शुरुआत में ही। ठीक, तो आप लोग जो है ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में इनके गीत हमको मिले हैं। ठीक है, गीत मिले, छठवीं रचना गीत लिख दीजिएगा। सातवीं कव्वाली मोह से नैना मिलई की। और उसके बाद में आठवीं है आपकी फारसी हिंदी मिश्रित कुछ छंद लिखे इन्होंने। नवीं रचना आप बता सकते हैं सूफी दोह इन्होंने लिखा है। 10वीं रचना इनकी है गज़ल। और उसके बाद में 11वीं रचना है कुछ फुटकल छंद लिखा है इन्होंने। उसके बाद में 12वां आप लिखेंगे क्या, जो है खालिक बारी इन्होंने लिखा है। तो ये 12 खंड में जो है डिवाइड किए जा सकते हैं इनकी रचनाओं को। तो हमने आपको बता दिया इनकी चीज़ों के बारे में, तो क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि जायसी का साहित्यिक वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। जायसी जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जायसी जी, आप बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है जायसी जी का। और प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जायसी जी का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। वैशिष्ट्य माने होता है, एक प्रकार से बात की जाए तो इनकी क्या विशेष बातें हैं साहित्य में, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया साहित्य में, इनका भाव पक्ष या कला पक्ष कैसा रहा है। तो इनके भाव पक्ष अगर पूछा जाए आपसे, तो भाव पक्ष में इन्होंने वस्तु वर्णन अच्छे तरीके से किया है। श्रृंगार वर्णन भी इनका जो है अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक, और कई चीज़ें आप देखेंगे जैसे कि श्रृंगार वर्णन में इनकी एक पंक्तियाँ हमारे सामने आती हैं, जैसे कि अति सुकुमार सेज सो दासी और छुए न पावे कोई, देखत नावे खिन ही खिन पाँव परत कस होए, इस प्रकार से। और रहस्य अनुभूति इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, प्रकृति चित्रण किया है इन्होंने। और कला पक्ष में आप लिख सकते हैं जैसे कि अलंकार योजना हो गई इनकी अच्छी है, समासोक्ति योजना इनमें जो है भरी पड़ी है, और मसनबी शैली का प्रयोग इन्होंने करा है। और छंद योजना इनकी ठीक ठाक है। भाषा प्रधान है इनकी रचनाओं में, खास करके जो है दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग करके इन्होंने लिखा है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। और इसमें आप जैसे कि प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, जायसी की कुल मिलाकर के 25 रचनाओं का नाम उल्लेख मिलता है, ये बात ही आप ध्यान रखेंगे, जिनमें आपकी पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरा नामा, चित्रलेखा, मसला नामा, कन्हावत, ये सब फेमस रचनाएँ हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि जायसी का साहित्यिक वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे कि जायसी जो थे भक्ति काल के निर्गुण पंथी शाखा के प्रेम मार्ग के उपासक सूफी संत थे। उनकी काव्य साधना उच्च कोटि की है। काव्य रचना जायसी के लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं है इनका, किंतु उन्होंने अपनी साधना में रत रह करके काव्य कला के विविध पक्षों का भली भांति स्पर्श किया है। उनके काव्य में हृदय की तीव्र अनुभूति और गहन वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, ऐसे आप लिखेंगे। और लिखेंगे कि यही कारण है कि जायसी हिंदी जगत में अपने ग्रंथ पद्मावत के कारण अमर हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने पद्मावत को रामचरितमानस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य के मतलब बताया है कि रामचरितमानस के बाद में ये दूसरा महाकाव्य है, ठीक ठाक। और जायसी ने कुल मिलाकर के 4 रचनाएं मतलब इनकी प्रारूपित की हैं। तो उनमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कुल जस शरीफ जो है आती है, जिसमें पद्मावत उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। और उनकी श्रेष्ठता पर मुग्ध होकर के कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन मतलब इसका मूल्यांकन रचनाकार को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। किसको, जो है पद्मावत को। तो कहीं ना कहीं पे जायसी का साहित्यिक वैशिष्ट्य खूब है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने हिंदी साहित्य को जो है बहुत कुछ दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप आसानी से इसके बारे में इतना लिख सकते थे, हमने जो आपको बताया। आपकी बातें क्लियर हुई। जायसी जी का जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कि इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इनका जन्म जो है खास करके कुछ विद्वान जो है इनका जन्म 1493 ईस्वी में मानते हैं, तो कुछ विद्वान 1463 ईस्वी के आसपास मानते हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। इनके गुरु का नाम, तो इनके 2 गुरु हमारे सामने आते हैं, एक सैयद अशरफ थे और एक मोहिउद्दीन थे। 2 गुरु इनके हैं, एक सैयद अशरफ और दूसरे कौन है, मोहिउद्दीन। ओके, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 7वां नंबर है कि निराला की कविता में शैली के कितने रूप पाए जाते हैं। एक बात आपको बता दूं कि सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
ओके, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो को सेट करने में। सभी अपने हाथों से लिखता हूँ, एक-एक प्रश्नों को छाँट-छाँट करके। आप लोगों के लिए खास करके मेहनत कर रहा हूँ लगातार। परीक्षा के अंतिम चरण में आपके साथ एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार बना हुआ है। इतनी क्लासेस आपको दे चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वो देख लें तो आपको जो है कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए और कुछ करने वाला हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष। 2-3-4 दिनों में आपको कुछ मिलेगा, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ जानकारी मिलेगी, और उसके माध्यम से मैं आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास करूँगा, और आपके लिए कुछ खास है। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई, निराला की कविता में शैली के कितने रूप पाए जाते हैं? तो निराला की कविताओं में शैली के कई रूप हमारे सामने आते हैं, जैसे कि पहली शैली इनकी, जैसे कि इन्होंने समास प्रधान शैली लिखी, तो आप लिखेंगे पहली पहली शैली कौन सी? समास प्रधान शैली। दूसरी आप लिख सकते हैं सरल व्यवहारिक शैली का भी प्रयोग इन्होंने करा है। तीसरी शैली इनकी है सुबोध एवं सैष्ठव प्रधान शैली का प्रयोग किया है। और चौथी इनकी जो शैली है वो व्यंग इन्होंने किया है कई मतलब क्षेत्रों में। तो आप लिखेंगे कि व्यंग प्रधान शैली। और पांचवी शैली आप लिखेंगे अलंकृत शैली। बस आपका होगा इसका उत्तर। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं कि शैली मनुष्य का स्वरूप होता है, वह उसके आंतरिक भावों का प्रतिरूप है, ढांचा है, नमूना है। महाप्राण निराला की शैली मतलब इस प्रकार से है, और इसके कई रूप हमारे सामने आते हैं, जो कि हमने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा एक प्रकार से आवाज़ में थोड़ी सी नमी आपको दिखाई पड़ रही होगी, तो वो खास करके लगातार पढ़ाने से और लगातार क्लासेस लेने से थोड़ी सी थकावट तो आ ही जाती है, तो इसीलिए आप लोग माफ़ करिएगा उसके लिए। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है कि अज्ञे की प्रयोगवादी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है? अज्ञे की प्रयोगवादी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न आ चुका है अज्ञे जी को लेकर के। तो आप लिखेंगे सीधे सीधे, पहली अज्ञे जी की जो प्रयोगवादी रचनाएं हैं, अर्थात प्रयोगवाद जो युग है उसमें जो इनकी रचनाएं खास करके आई वो कौन सी हैं? आपको यहीं पर बता दें कि अज्ञे के तार सप्तक प्रकाशन होते थे समय समय पर। इनका पहला तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा उसके 20 सालों के बाद में 1979 ईस्वी में। पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, वहीं से जो है प्रयोगवाद जो है माना जाता है। ठीक है, सॉरी, प्रगतिवाद की शुरुआत वहीं से मानी जाती है 1943 से। ओके, और 1951 9 सालों के बाद में, मतलब 8 सालों के बाद में जो है ये प्रकाशन होता था। उसके बाद में फिर 20 साल पे लास्ट वाला हुआ था। 4 तार सप्तक तक इनका प्रकाशन हुआ। और इनके जो है इसमें जैसे कि आपके भरत भूषण अग्रवाल हो गए, प्रभाकर माचवे गए, जय कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आज्ञे, ये सब बड़े फेमस कवि हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है आपके समक्ष भाई? प्रश्न है कि अज्ञे की प्रयोगादि रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। रचना पूछी जा रही है। तो पहली रचना प्रयोगादि की इनकी कौन सी भाई? इत्तियलम। इत्तियलम इनकी प्रयोगादि रचनाएं हैं। इत्तियलम रचना 1946 में प्रकाशन में आती है। दूसरी रचना इनकी है हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर जो है 1949 में प्रकाशन में आती है, और एक काव्य संग्रह है। और तीसरा है इनकी रचना कौन सी? बावरा अहेरी। बावरा अहेरी का प्रकाशन 1954 में हुआ। कब हुआ? बावरा अहेरी का प्रकाशन 1954 में हुआ। किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। चौथी रचना आप लिख सकते हैं कौन सी भाई इनकी? इंद्रधनु रौंदे हुए। चौथी रचना कौन सी है? इंद्रधनु रौंदे हुए। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1957 में हुआ। जरूरी नहीं कि आप प्रकाशन याद रखें, जरूरी नहीं कि आप प्रकाशन याद रखें, लेकिन हाँ जो है आपको याद हो सके तो याद कर लीजिएगा। बाकी याद करने की ज़्यादा आवश्यकता अभी नहीं है आपको। एमए वगैरह में आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। हालांकि जो है अभी आपको बीए में आप लोग रचनाएं ही याद कर लीजिए, यही बहुत है। ठीक है, 1957 ईस्वी में इंद्रधन रौंदे हुए नामक जो है कविता प्रकाशित हुई। उसके बाद में पांचवा इनकी जो कविता है वो कौन सी संग्रह? अरि ओ करुणा प्रभामय। अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में प्रकाशन हुआ। उसके बाद में छठवीं रचना इनकी है अज्ञे जी की आंगन के पार द्वार, 1961 में प्रकाशन हुआ। और सातवीं रचना इनकी कौन सी भाई अज्ञे जी की? कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो ये सारी की सारी अज्ञे की प्रयोगवादी रचनाएं हैं, जो कि हमने आपको बता दिया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, अज्ञे प्रयोगवाद के अग्रदूत हैं। ये भी बात जो है ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अज्ञे प्रयोगात के अग्रदूत हैं, सप्रमाण सिद्ध कीजिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 9वां नंबर। 9वां नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी प्रश्न पूछा गया कि शोध का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। शोध का अर्थ क्या है भाई, और परिभाषा क्या? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि शोध का अर्थ और परिभाषा बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो शोध जो है, शोध जो शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य में शोध आपके इकाई 8 में संकलित है चैप्टर, तो उसी से प्रश्न पूछा गया कि शोध का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। एग्जाम्स में आ सकता है।
तो शोध जो शब्द है आपका ये अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द से बना हुआ है। किससे? शोध शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के रिसर्च का क्या है, पर्यायवाची शब्द है या फिर उससे बना है। और रिसर्च माने होता है नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्या? नए उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये इसका अर्थ हो गया। तो आप लिखेंगे सीधे सीधे कि शोध जो है एक प्रक्रिया होती है, या फिर लिखेंगे कि शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम होता है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन करके हम सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण या अवलोकन करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का क्या करते हैं, हम उद्घाटन करते हैं या उद्घाटन किया करते हैं। तो वही एक प्रकार से क्या कहलाती है, उसी प्रकार की चीज़ें या फिर उस प्रकार का जो कार्य है या प्रक्रिया है उसी को हम शोध कहते हैं। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे शोध के और भी तमाम सारे शब्द हो सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे शोध शोध के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अनुसंधान भी शोध का ही पर्यायवाची शब्द हो गया आपका। आपसे जैसे गवेषणा भी इसी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है आपका। शोध माने खोज भी हो सकता है आपका, और अन्वेषण भी हो सकता है। खोज मतलब एक प्रकार से शोध मतलब अन्वेषण होता है। मीमांसा भी शोध को ही कहते हैं, जैसे कहते हैं मीमांसा ग्रंथ लिखा इन्होंने, तो इनकी मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल खास करके। उसके बाद में जो है अनुशीलन भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। परिशीलन हो गया, ये भी इसी का है। आलोचना हो गया, ये भी शोध की ही चीज़ें हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो शोध का अर्थ हमने आपको बता दिया। अब बची क्या भाई, शोध का अर्थ हो गया आपका परिभाषा बची आपकी। परिभाषा आप लिखेंगे, शोध की परिभाषा लिखेंगे तो विभिन्न विद्वानों ने, जैसे कि आचार्य बिमल मोहन वर्मा जी ने बताया कुछ, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपको बता दें। दो परिभाषा आप सुनिएगा। पहली परिभाषा है आचार्य बिमल मोहन वर्मा के अनुसार। आचार्य बिमल मोहन वर्मा जो है हिंदी कि शोध की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि शोध जो होता है, शोध नए तथ्यों, लिखिएगा आप, कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क सम्मत व्याख्या है। क्या? शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी है। ये बात आचार्य बिमल मोहन वर्मा जी के अनुसार कही गई। ओके, उसके बाद में दूसरी परिभाषा आप लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा भाई? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है। क्या? अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है, इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट होता है। ये बात इन्होंने बताई, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे आगे कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विषय विशेष के बारे में, क्या? किसी विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण, बोध माने होता है जानकारी, तो बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण कि तथ्यों का इकट्ठा कर लेना, तथ्यों का खोज कर लेना। तो बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभूत सामग्री, प्रभूत माने ठीक ठाक उपलब्ध सामग्री, जो कि प्रभूत माने होता है सफिशियंट जानकारी, तो प्रभूत सामग्री संकलित अर्थात इकट्ठा करके सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन करे, कि खूब डीपली उसका क्या करे, विश्लेषण करे, एनालिसिस करे, उस मुद्दे पर विवेचन करें, और नए तथ्यों नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया अथवा जो है कार्य करें, और इसी प्रक्रिया को, इसी कार्य को, इसी उद्घाटन को जो कि हम नया कर रहे हैं कुछ, वही शोध कहलाता है आपका। ठीक, शोध के बारे में हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत या किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आ रही तो उसको बता दीजिएगा। शोध के कई अंग होते हैं, जो है शोध के कई महत्व भी होते हैं अपने अपने, तो मैं इन सभी के बारे में बता दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 10वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न क्या है? नागार्जुन के कौन कौन से अन्य नाम प्रचलित थे? नागार्जुन को आप सभी लोग जानते होंगे। नागार्जुन बड़े फेमस कवि हैं आपके। नागार्जुन के बारे में जानते हैं ना सभी लोग? नागार्जुन जी के बारे में अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं, नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जो हैं वो बड़े ही फेमस कवि हैं, और नागार्जुन के कई नाम जो है जाने जाते हैं। नागार्जुन का जैसे कि बैजनाथ मिश्रा इनका बचपन का नाम था। नागार्जुन के क्या, बैजनाथ मिश्रा इनके बचपन का नाम था। और दूसरा नाम इनका जो है ठक्कन मिसिर भी इनको कहा जाता था। ठक्कन मिसिर के नाम से नागार्जुन जाने जाते थे। और तीसरा नाम आप लिख सकते, पहला नाम आप लिखिएगा बैजनाथ मिश्रा, दूसरा नाम क्या, ठक्कन मिसिर, तीसरा नाम क्या लिख सकते हैं आपका, बाबा के नाम से फेमस हैं आपके नागार्जुन जी। और जो है इनका एक नाम है यात्री, चौथा नाम लिख दीजिएगा। इनका एक नाम और है भाई नागा, पांचवा नाम इनका कौन सा लिख सकते हैं आप, नागा लिख सकते हैं। छठवां नाम क्या है इनका भाई, अर्जुन। ओके, और एक नाम सातवां तो नाम इनका नागार्जुन पूरा का पूरा है, ये है। तो ये आप देख सकते हैं 7 नाम इनके हो चुके हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, दरभंगा जिले में हुआ था। बिहार राज्य में दरभंगा पड़ता है, और वहीं जो है दरभंगा जिले में एक तरौनी नाम का गांव है, उसी गांव में नागार्जुन साहब का जन्म हुआ था।
ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनको नागार्जुन साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और किस रचना पर मिला इनकी, तो इनकी एक काव्य कृति है पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ पर नागार्जुन जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके दो बड़े फेमस उपन्यास हैं, एक बलचनमा इन्हीं का है और एक बाबा बटेश्वर नाथ। दो बड़े फेमस इनके उपन्यास हैं। और इनकी पहली काव्य कृति कौन सी है, चना जोर गरम इनकी पहली काव्य कृति है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनकी कविता संग्रह बहुत सारी, जैसे कि इनके उपन्यास में रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बलचनमा, वरुण के बेटे, नई पौध, ये सब इनके उपन्यास हैं। कविता संग्रह आपसे पूछे तो युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी बिपल्लो हमने देखा, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, ये सब रचनाएं इनकी हैं। ओके। पका है यह कटहल अपने खेत में, ये सब रचना इनकी है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हो कि कुछ खंड काव्य भी लिखे हैं नागार्जुन साहब ने। भस्मांकुर हो गई, भूमिजाएँ, भूमिजाएँ इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है। तो ये कई रचनाएं थी जो हमने आपको नागार्जुन से संबंधित बता दी, तो एग्जाम से पूछे तो आप बता दीजिएगा। हालांकि आपका होगा यहाँ पर अति लघु टाइप के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो है केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडबा से, जो कि 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हुए। अब लघुत्तरीय प्रश्न आपके समक्ष आने वाले हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया भाई, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है नागार्जुन जी के बारे में ही, कि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो व्यक्तित्व क्या है, कृतित्व तो हमने बता दिया, रचनाएं तो इनकी बता दी अभी भी हमने। व्यक्तित्व आप समझ लीजिए। तो आप लिखेंगे कि प्रगतिशील काव्य धारा के सशक्त कवि नागार्जुन जी का जन्म जो हुआ था, व्यक्तित्व माने होता खास करके इनकी जो जन्म हुआ था या फिर इनका जीवन परिचय व्यक्तित्व से है। और कृतित्व माने उनकी रचनाएं। तो चाहे आपसे पूछे व्यक्तित्व एवं कृतित्व बताइए, चाहे आपसे रचनाएं पूछ सकता है, ठीक है। तो कृतित्व माने रचनाएं पूछ ले, चाहे आपसे जीवन परिचय पूछ ले, तो यही सब एक ही प्रश्न में दो हमने रखने का प्रयास किया। तो व्यक्तित्व माने होता है इनके जन्म वगैरह कब हुआ था, तो आप लिखेंगे कि प्रगतिशील काव्यधारा के सशक्त कवि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। पूर्वज रूढ़िवादी मैथिल ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। आपके मतलब कि नागार्जुन जी के पिता का स्वभाव अत्यंत रूढ़िवादी, संस्कारहीन और कठोर थे ये। और उसके बाद में जो है इनके परिवार में गरीबी व्याप्त थी। 4 वर्ष की अल्पायु में ही नागार्जुन की माता का देहांत हो गया था। नागार्जुन जी का गोलोकवास जो है 1998 ईस्वी में हुआ। नागार्जुन के व्यक्तित्व में संघर्ष की एक प्रकार से बात की जाए तो झलक जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और इनके जीवन काल में इन्हें अनेक संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और परिस्थितियों के संघर्ष को झेलते हुए इन्होंने व्यक्तित्व में अत्यंत प्रखरता अपने ला दी। और इस संघर्षपूर्ण प्रखरता के परिणाम स्वरूप ही नागार्जुन जी मैथिली और हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आकर के खड़े होते हैं। और नागार्जुन जी ने अपने श्रेष्ठ प्रतिभा के बल पर के हिंदी साहित्य जगत को अत्यंत महत्वपूर्ण जो है रचनाएं प्रदान की हैं। और आप लिखेंगे कि जो कि इस प्रकार है, आप तमाम सारे उपन्यास बता दीजिएगा जो हमने बताया, रत्नाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, बलचनमा, वरुण के बेटे, नई पौध, ये सब इनके उपन्यास हैं। आप कविता संग्रह हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी बिपल्लो हमने देखा, चंदना, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, और पका है यह कटहल, हजार हजार बाहों वाली, अपने खेत में, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये सब कविता संग्रह काव्य खंड इन्होंने मतलब खंड काव्य भी इन्होंने लिखे हैं। जैसे कि भस्मांकुर हो गया आपका, भूमिजा हो गया, मैथिली में है। तो ये तमाम सारी रचनाएं आप बता सकते हो। ओके, एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, क्लियर होगी बातें, आगे बढ़ा जाए। आगे पहले अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या आ चुका है भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मोची राम। प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों आपके समक्ष, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है आपके समक्ष। केवल 5 प्रश्न करने हैं, 8 प्रश्न इनमें से। अगला प्रश्न है मोती राम मतलब मोची राम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। मोची राम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि सर जी जो है वो कहाँ, वो कब आएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं जो अरे क्या होता है यार, वो लिखित मतलब जो है गद्य मतलब कि काव्य पंक्तियों की व्याख्या नहीं आएगी क्या, आती है इसी लघुत्तरीय में ही आएगी, उसको भी 200 शब्दों में आपको लिखना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, मोचीराम कविता का सारांश जो है अपने शब्दों में लिखिए या इसकी विशेषताएं बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप लिखेंगे सीधे सीधे क्या लिखेंगे भाई, कि मोचीराम कविता प्रगतिशील विचारधारा के श्रेष्ठ कवि सुदामा प्रसाद पांडे अर्थात उनका उपनाम है धूमिल, उनके द्वारा एक श्रेष्ठ कविता ये लिखी गई है।
और इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। समाज का कोई भी कोई भी व्यक्ति बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होता है। सबका अपना अपना मूल्य होता है। इस कविता में कवि ने एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कोई व्यक्ति मोची के सामने अपने जूते की मरम्मत के लिए खड़ा है। मोची के पास आने वाला हर व्यक्ति जल्दी में होता है। वह मोची को यह बता करके अपना काम जल्दी कराना चाहता है कि वह बहुत बड़ा अथवा कामकाजी आदमी है। किंतु मोची की भी अपनी सोच है। वह अपने कार्य को क्रम से ही करता है, चाहे उसके सामने पैसे वाला व्यक्ति खड़ा हो, चाहे कोई व्यक्ति गरीब खड़ा हो उसके सामने। वो अपने हिसाब से कार्य करता है। यही इस जो है कविता में बताया गया है। मोचीराम शीर्षक कविता धूमिल की एक बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित कविता रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने काव्य भाषा की विशेषता को बताते हुए कहा था कि चित्रात्मक तथा मूर्त विधायिनी होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला की इस कसौटी पर धूमिल की यह कविता अगर रखी जाए तो पूर्ण रूप से खरी उतरती है। और इसका पाठ करते समय पाठक जो होता है इस बात का एहसास करता है कि मानो मोची उसकी आंखों के सामने रापी लिए हुए बैठा हुआ है और अपने ग्राहक से तर्क वितर्क कर रहा है। धूमिल का यह मोची अपने पेशे के प्रति क्या है, पूर्ण रूप से ईमानदार है, क्योंकि वह जानता है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेच करके या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। ये कविता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पंक्ति आती है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, क्या जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेच कर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। ये मोचीराम कविता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धूमिल कृत मोचीराम जो शीर्षक कविता है उसका वैशिष्ट्य सठोत्तरी हिंदी कविता में अप्रतिम है और अच्छी कविता है। ठीक, तो इसकी व्याख्या अगर हमने अभी तक आपको नहीं बताई है, जल्द ही मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा उसके लिए। ठीक है, और बाकी तमाम सारी वीडियो पड़ी हुई आप लोग देखिए उसको। आगे देखिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, महादेवी की रचनाओं में करुणा की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। महादेवी जी की रचनाओं में करुणा की क्या है भाई, करुणा की क्या है महादेवी जी की रचनाओं में? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि महादेवी जो है, जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी रचनाओं में क्या है, करुणा की क्या है प्रधानता? तो बिल्कुल इनकी रचनाओं में आप देखेंगे करुणा की प्रधानता है। मैं नीर बड़ी दुख की बदली, तो आप देखेंगे इनकी रचनाएं बड़ी ही ऐसी हैं कि जो वैसे खास करके छायावाद की जितने भी कवि हुए हैं उनकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं पे चाहे निराला जी हों, वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर। इनकी रचनाओं में हालांकि जो है, चाहे निराला जी रहे हों, जयशंकर प्रसाद जी रहे हों, ठीक है, आंसू जैसा जो है काव्य लिखा इन्होंने, रचना करी, तो बड़ी चीज़ें हैं। जबकि महादेवी जी की बात की खास करके प्रश्न पूछा गया आपसे कि महादेवी की रचनाओं में करुणा की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। तो महादेवी वर्मा की रचनाओं में करुणा का स्वर सर्वाधिक मुखरित हुआ है। आप लिखेंगे कि उनके हृदय में उपस्थित चिर वियोग की भावना ने उनके अंदर करुणा को कूट कूट कर भर दिया है और इस करुणा का कारण बौद्ध दर्शन का प्रभाव रहा है। चाहे छायावाद युगीन स्वाभाविक वेदना की भावना रही हो, किंतु इतना निश्चित है कि उस पर तत्कालीन निराशावाद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और जिसके प्रभाव स्वरूप प्रसाद जी के करुणा कलित हृदय से विकल रागिनी फूट पड़ी थी। और इसके अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप एक कोमल नारी हृदय से करुणा का निकलना अत्यंत सहज ही था। जब जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि ने भी, निराला जैसे प्रमुख कवि ने भी एक प्रकार से रचनाओं में अपने जो है दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कही, इस प्रकार की बातें कही, तो इनका नारी जात का स्वाभाविक है भाई रोना धोना। तो ये बात यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मतलब ऐसा नहीं, मेरे मानना ये नहीं कि यहाँ रोना धोना नारी का काम है, लेकिन खास करके ऐसा कोमल हृदय जो होता है, इस बात पर कोई बुरा नहीं मानेगा, जो कोमल हृदय होता है वो स्त्रियों का खास करके होता है। तो ऐसे में इनका साहस था कि हाँ ये ऐसी रचनाओं को लिखें। महादेवी वर्मा तो वेदना और करुणा की कवियत्री के रूप में पूरे संसार में विख्यात हैं और उनकी कविताओं में करुणा का निरूपण प्रायः अधिक हुआ है। उदाहरण के लिए जो है कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको आप सुनिएगा। पंक्तियाँ हैं इनकी कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चिंता दिवस इतना अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। बड़ी फेमस पंक्तियाँ महादेवी जी की, तो अब इतना आप लिख दीजिएगा काफ़ी है।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके समक्ष 5वां नंबर। घनानंद प्रेम के पीर के कवि, मतलब घनानंद प्रेम के पीर थे, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। घनानंद जी से प्रश्न पूछा गया कि घनानंद जो थे वो प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। तो आखिरकार प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि घनानंद प्रेम के पीर थे, इसको उदाहरण के सहित आप बताएं। तो आप सीधे सीधे पहले लिखेंगे कि कवि और घनानंद को उनके प्रेम चित्रण की विशिष्टता के कारण प्रेम का पीर कहा जाता है। वैसे तो अधिकांशतः रीतिबद्ध कवि तत्वतः स्वतः मतलब कि स्वयं प्रेमी नहीं थे, इसीलिए व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें प्रेम की पीर का साक्षात अनुभव नहीं था। उनका प्रेम चित्रण अधिकांशतः काव्य एवं काव्यशास्त्रीय परंपरा से अर्जित अवबोध पर आधारित था। रीतिमुक्त कवियों में प्रायः सबको प्रेम के संयोग एवं वियोग पक्ष का व्यक्तिगत अनुभव था, और इस तरह उनका प्रेम भी अंततः उभयनिष्ठ बना, और अंततः संयोग से ही उनका मतलब उसका जो है क्या हो गया भाई, जो है परिवसान हो गया। घनानंद की स्थिति ठीक इसकी विपरीत थी। उनको जो है अत्यल्पकालिक संयोग के अनंतर आजीवन वियोग झेलना पड़ा। घनानंद की प्रेम भावना वेदना की विलासपूर्ण कल्पना न होकर के अधिकांशतः उनके निजी जीवन अनुभव पर आधारित है। इसीलिए उसमें एक विशेष प्रकार की सहजता एवं हृदय स्पर्शता मिलती है, जो कि ये खुद ही धोखा खाए हुए थे घनानंद जी महाराज। और इनको हुआ था क्या कि सुजा नामक वैसा से प्रेम करते थे, और उस एक बार हुआ था कि राजा के दरबार में जो है ये कुछ झड़प हो गई राजा से। तो हुआ क्या कि इनको जो है इन्होंने कहा कि सुजान से कि चलो, सुजान जो है हाथ पकड़ा उनका, कहा कि चलो अब चलते हैं। सुजान ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। तो तुरंत जो है ये बेचारे जो है वहाँ वहीं पर इनका दिल टूटा, और उसी के बाद में रचनाएं जो है उसी प्रकार से लिखने लगे। घनानंद जी का एक प्रकार से बात की जाए तो प्रेम को जीवन का वैभव भी मानते हैं, और इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं देने का प्रयास करता हूँ। उदाहरण लिखिएगा कि जीवन का वैभव प्यार किया जाना नहीं करना है, पानी नहीं देना है, जो इसे समझता है वह जीवन के वैभव को समझता है। ये इनकी एक पंक्ति है। दूसरी पंक्ति आप लिख सकते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बाँक नहीं। क्या? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक नए कुशयानप बाँक नहीं, तहाँ सोच चले तजिया अपनपो झझक कपटी सुनिसाक नहीं। घनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो आँक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन ले हो पदे हो छटाक नहीं। ये एक प्रकार से इनकी रचना जो है प्रेम की अभिव्यंजना करती हुई प्रतीत होती हैं, और सीधा सरल उदाहरण है, हमने आपको बता दिया। ठीक इसी प्रकार से और भी उदाहरण इनका आप लिख सकते हैं, जैसे कि कौन घड़ी बिछोरा हो सुजान, जो एक घड़ी मनते न बिछे हों, मोह की बात तिहारी असूझ पे, मोही को तो अमोही हो मोह। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हाय सनेही सनेह सुरुखे रुखाई, सो होवे चिकने अति मोह, आपन पौ अरु आप होते करी, हरते हतो घनानंद को हो। इस प्रकार से ओके। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका 6वां नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो सर्वमान्य काल विभाजन है किसका, हिंदी साहित्य का, वो प्रस्तुत करिए। बड़ा ही फेमस प्रश्न, मतलब और बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मतलब कि इसमें रखा गया है। और हिंदी साहित्य की बात की जाए सामान्य रूप से, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ला जो द्वारा ही किया गया था, और वही अधिक स्वीकार किया जाता है। किंतु यह भी सत्य है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता ने नवीन शोधों के संदर्भ में शुक्ला जी के काल विभाजन को लेकर के जो आपत्तियां उठाई गई थी, वे भी जो है उपेक्षणीय नहीं है, निश्चय की विचारणीय है। यदि समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया जाए तो उसकी रूपरेखा निम्नांकित रूप में हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली बात ये कि पहला आप लिखेंगे आदिकाल, अर्थात प्रारंभिक काल जिसको आप कहेंगे। ठीक, 750 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक का समय काल रहा। दूसरा आप बताएंगे कि पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल का जो समय काल है 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक आप लिखेंगे। तीसरा जो कालखंड आप बता सकते हैं सर्वमान्य काल विभाजन में, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, जो कि 1650 से 1857 ईस्वी तक चलता है। और चौथा आप लिखेंगे भाई आधुनिक काल, उसमें गद्य और पद्य दोनों का लेखन हुआ, और उसका जो 1857 ईस्वी से लेकर के आज तक का जो समय काल है वो आधुनिक काल का समय है। उसमें भी आप देखेंगे जो है आधुनिक काल में एक दो खंड आप बांट सकते हैं। तो जैसे जो है आप 4 खंड बांट सकते हैं। पहला आपका पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को क्या कहा जाता है भाई, जो है आप बोल सकते हैं भारतीय हिंदू युगों के पुनर्जागरण काल को। 1857 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक चला।
वैसे आप पूछेंगे सर जी अभी आपने 1850 से बताया था भारतेंदु युग, तो कुछ विद्वान 1843 से मानते हैं, 1843 से कुछ विद्वान मानते हैं भारतेंदु युग की शुरुआत हुई है, और कुछ विद्वान जो है 1850 मानते हैं चूँकि 1850 में जन्म हुआ था, कुछ विद्वान 1857 मानते हैं चूँकि 1857 में क्रांति हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चौथा जो है आपका आधुनिक काल, उसमें आप देखेंगे का पुनर्जागरण काल, जिसको आप भारतेंदु युग जानते हैं 1857 से 1908 ईस्वी। और दूसरा आपका जो खा वाला है उसमें आप लिखेंगे सुधार पारिष्कार काल अर्थात द्विवेदी युग, जिसको आप जानते हैं 1908 से लेकर के 1915 ईस्वी तक चला। और मतलब ये एक अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो है सर्वमान्य काल विभाजन यही है। और जो आप अगला है आपका छायावाद युग। छायावाद युग चला है 1915 से 1918, 1915 से 1918 के आसपास। हालांकि 1918 से शुरू होता है छायावाद। तो ये अगर आपसे पूछे छायावाद का समय काल तो 1918 से आप बताएंगे 1836, मतलब 18 से 36 तक। ठीक है, 1918 से 1936 तक का समय काल है छायावाद का। लेकिन ये जो एक प्रकार से गणपत चंद्र गुप्ता जी के द्वारा है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद में अगला है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग जो है उसमें भी दो खंड आप बता सकते हैं, एक प्रगति प्रयोग काल और एक नवलेखन काल। तो प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक रहा है, और नवलेखन काल जो 1953 ईस्वी से आज तक रहा है। तो ये एक प्रकार से समूचा काल विभाजन है, जो कि गद्य और पद्य दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों है। हालांकि जब खास करके काव्य की बात करेंगे तो काव्य में आप छायावाद और ये सब लिखेंगे। काव्य में आप जो है छायावाद, भारतेंदु और नई कविता, प्रयोग, ये सब आप करेंगे। ठीक, प्रयोग प्रकृति। क्लियर होगी बातें? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है रासो साहित्य से आप क्या समझते हैं? रासो साहित्य क्या भाई? रासो साहित्य से आप क्या समझते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है। रासो साहित्य क्या भाई? तो रासो साहित्य में रासो ग्रंथ की प्रधानता होती थी, और इसमें वीर रसात्मक एवं प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य आते हैं, और सभी रासो ग्रंथ प्रशस्ति परक एवं वीर भावों से भरे पड़े हैं। पृथ्वीराज रासो हो गया, खुमार रासो हो गया, हमीर रासो, विसल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, ये सब इसी वर्ग में ही आते हैं रासो काव्य धारा में। डॉक्टर नगेंद्र एक व्यक्ति हैं और कहते हैं कि रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उनमें उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। और यही कारण है कि इन ग्रंथों के मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन इस समय मिलता है, तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से रासो साहित्य के बारे में बता सकते हैं। चंद्रबरदाई मतलब पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा इसको। हिंदी का प्रथम जो है विकसनशील जातीय चेतना का महाकाव्य है। इसमें 69 सर्ग हैं। ठीक, ये सब चीज़ें। हमीर रासो हो गया, इसके रचयिता आपके सारंगधर हैं। एक नोटिस मात्र है ये। प्रकृति पेंगलम में संग्रहित कुछ जो है पद्यों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने हमीर रासो का रचयिता सारंगधर को माना है, किंतु जज्वल जो है भना वाक्यांश को देख करके राहुल संकृत्यायन ने इसके कवि का नाम जंजल बताया है। ओके, जबकि विजयपाल रासो जो है वो भी एक प्रकार से हमीर रासो की तरह अन्य संदिग्ध रचना है, लेकिन उसमें नल सिंह भट्ट के द्वारा रचित विजयपाल रासो को बताया गया है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी? तो ये आप बता सकते हैं इस प्रकार से रासो साहित्य के बारे में। अब आगे समझते हैं हम। ये आप देखेंगे कव्वाली है आपका, इसकी व्याख्या अगर आप लोग को देखना है तो शुक्ला हिटी पॉइंट चैनल पर आपको मिल जाएगी इसकी व्याख्या कव्वाली के मीर खुसरो वाली। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने विस्तार से इसकी व्याख्या कर दी है कि छापा तिलक तजदीन ही रे तो से नैना मिलाई के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन रे मुँह से नैना मिलाई के। इसमें कहा कि जो है हमने जो अभी तक जो है जो सारे बाह्यडंबर मेरे थे जीवन में, वो सब जो है नष्ट हो चुके हैं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। और अब तक मैं इनको सब का तज दिया हूँ कब से? तो से नैना मिला के, जब से आप मिले हो। अपने गुरु से कहते हैं कि जब से आप मिले हो तब से जो है ये सब बाह्यडंबर मैं छोड़ चुका हूँ। प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर दी निरे मुँह से नैना मिलाई के। इसकी व्याख्या हमने पूरे विस्तार से कर दी, आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अमीर खुसरो वाला पाठ है, तो आप वहाँ से इसको जान सकते हैं। खुसरो निजाम पे बल बल जाइए, मोहि सुहागन की निरे तुम मुँह से नैना मिलाई के। बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं कि छापा तिलक तजदीन ही रे तो से नैना मिलई के, प्रेम बटी का मदवा पिला के। इस प्रकार से बड़ी फेमस पंक्तियां हैं, आप पढ़ेंगे इसको। इसकी व्याख्या हमने खूब अच्छे तरीके से बताई है। पूरी की पूरी व्याख्या हमने एक वीडियो में आपकी अमीर खुसरो की पूरी व्याख्या आपको समझाई है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, अगली पंक्ति आप देखेंगे। अब ऐसे क्या आएगा,
इसकी आप देखिएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों की या निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। अब यहाँ पर आर करके देगा, तो चाहे ये वाले करेंगे चाहे इसके स्थान पर ये वाला करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे दूसरा कौन सा दिया भाई, दूसरा दिया है आपका, यहाँ पर देखेंगे दूसरा दिया है क्या, देखिए यहाँ पर ये रामचरितमानस का एक प्रकार से खंड है और तुलसीदास ने इसकी रचना की है, तुलसीदास महाराज ने। और ये उस समय का प्रसंग है जब जो है रानी कैकेयी जो है दूसरा मतलब 2 वर मांगती हैं राजा दशरथ से। इसकी भी व्याख्या पूरी की पूरी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, क्या है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत है टीका। मतलब पहला बार कह रही है रानी कैकेयी, कह रही है राजा दशरथ से कि पहला बार तो ये दे दीजिए कि देहु एक बार भरत है टीका, मतलब एक बार दो जिसमें भरत को टीका लग जाए अर्थात राज तिलक हो जाए। मांगो दूसर बर कर जोरी, हे राजा दशरथ मैं आपको कर जोरी माने होता है हाथ जोड़ करके, मांगो माने मांग रही हूँ, दूसर माने दूसरा, बर माने होता है वरदान, मैं दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ कि पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, कि मेरी मनोभाव को आप पूर्ण कीजिए। क्या करें कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कि तपसी के भेष में, तापस भेष तपसी के भेष में एक प्रकार से विशेष उदास होकर के 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस जो है मैं उदास हूँ इसके लिए कि मैं ये कह रही हूँ, लेकिन 14 बरस जो है राम वनवास में रहें, इस प्रकार से किस भेष में, तापस भेष में जाएं और वो वनवास में रहें। और सुन मृदु बचन भूप ही सोकू, जैसे ही ऐसे ऐसे मधुर बचनों को रानी कैकेयी के मुखार बिंदु से राजा दशरथ सुनते हैं तो भूप माने राजा, ही माने उनका हृदय शोक से व्याकुल हो जाता है। शशि कर छुअत बिकल जिम कोकू, ठीक। गयो जिस प्रकार से शशि माने चंद्रमा, छुअत माने होता है किसके, कर छुअत, चंद्रमा के को एक जो राहु केतु होते हैं जिस प्रकार से छूते हैं, उसके छूने से जिस प्रकार से चंद्रमा को जलन होने लगती, ठीक इसी प्रकार से उनके हृदय में पीड़ा हो रही। गयो सहम नहीं नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे लावा, विवरण भयो निपट नरपालु, दामिन हन्यो मनोह तरतालु, माथे हाथ मुंह द्वैलोचन, तरधर सोच जान जनलोचन। इस प्रकार से राजा दशरथ विलाप करने लगते हैं। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत करिन जिन हत्यो समूला, अवधि उजार कीन कैकेयी, दीन सचल विपत के नई। कि मतलब एक प्रकार से अवध को तुमने उजाड़ दे, इस प्रकार से सोच रहे हैं। दोहा कौने अवसर का भयो, गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि, जाति है विद्या नाश, जाती हैं विद्या नाश। ओके, तो ये आप देखेंगे इस प्रकार से आपको उससे पूछा सकता है एग्जाम्स में। इन सभी की व्याख्या पूरा का पूरे जितने भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे इसकी पूरी व्याख्या हमने कर दी विस्तार से, एक एक लाइन की व्याख्या हमने उसमें समझाई है। यहाँ पर हमने वैसे करके छोड़ दिया इसलिए ताकि आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वो भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है सारी की सारी व्याख्या, आप लोग देख सकते हैं उसमें, ठीक। अगला जो आपका है संदर्भ व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा आगे 2 प्रश्न आएंगे इससे व्याख्या से और दोनों के विकल्प दिए होंगे अथवा अथवा करके, ठीक। तो ये देखिएगा अगला विकल्प आपके सामने क्या आ चुका है। अगला है आपके समक्ष दूसरा नंबर कि भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जाकी लाग हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, और हमें सूली सेलन सो क्यों हूँ न भुलाए है, मीठे मीठे बोली बोली ठगी पहले तो तब अब जिए जारत, कहाँ धो कौन न्याय है, सुनी है नाही यह कहावती प्रकट कहावत जो, और काहू कल पाई सो कैसे कल पाई हैं। ये देखिए कितना अच्छी पंक्तियां हैं और किसकी हैं भाई ये, तो ये पंक्तियां किसकी हैं, घनानंद की होंगी शायद। ये पंक्तियां किसकी भाई, ये पंक्तियां आपकी घनानंद की प्रतीत होती है मुझको तो। और आप लोग बताइए कि किसकी पंक्तियां हैं ये, घनानंद की हैं क्या, घनानंद की ये पंक्तियां हैं, आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल ये किसकी पंक्तियां भाई, ये पंक्तियां आपकी घनानंद जी की हैं। क्या लिखा है, जो कि घनानंद ग्रंथावली से हैं। संपादक कौन है घनानंद ग्रंथावली के, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी हैं। और सुजान हित नामक खंड से ये संकलित है 3 कि भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, ये इसकी व्याख्या हमने उसमें बताई है। आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक। बड़ी आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। प्रिय के बारे में बताया गया कि हे प्रिय आप अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं, मुझे भुला देते तो मतलब बात भी थी, आपने तो मेरी पहचान ही मिटा दी, भय अति निष्ठुर मिटाए पहचान डारी। कि हे अपने मतलब एक प्रदेश मतलब एक पति है बेरहणी प्रिय के प्रेम में से विमुखता को देख करके जो है उसी को शब्दांकित करते हुए कहती है इस प्रकार से।
और यहाँ पर है कि आपने तो मुझे भूलने की बात ही कि आपने मेरी पहचान ही मिटा डाली। ऐसे आप भूल गए, ऐसे निर्दयी हो गए आपके कि मेरी सुध ही भूल गए आप। हम में सूले सोलिन सो क्यों ना हो भुलाए हैं। मीठी मीठी बोल ठगी पहले तो तब, अब जे जारत कहाँ धो कौन न्याय है, कि पहले मीठी मीठी बातों को करके हमें फंसा लिया, उसके बाद में अब जो है इस प्रकार से कर दिया। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसकी व्याख्या हमने खूब अच्छे तरीके से एक एक लाइन की बताई है, आप लोग देख लीजिएगा। बड़ी ही अच्छे शब्दों में, बड़े ही सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया गया। ओके, आगे देखते हैं। अगली पंक्तियां हैं, इसके स्थान पर ये कर सकते थे आप। अगली पंक्तियां क्या है भाई? आह वह मुख के पश्चिम व्योम, कि आह वह मुख के पश्चिम व्योम, बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नो इंद्र जय इंद्रनील लघु भृंशृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में आश्रांत। इसकी व्याख्या ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कामायनी का एक सर्ग है, उस सर्ग से जो है ये पंक्तियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से जो है जयशंकर प्रसाद की जो रचना आपकी कामायनी, उसका श्रद्धा सर्ग जो है उसी से संकलित है। श्रद्धा सर्ग आप खास करके देखेंगे। कौन तुम संसर्त जलने तीर, यहाँ से प्रारंभ होता है। तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहे से, करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये सब आप देख लीजिएगा। पूरी की पूरी व्याख्या हमने एक ही तरफ से कर दी है, तो इसकी पंक्तियों की व्याख्या भी उसमें है, आप विस्तार से देख लीजिएगा। कि आ वह मुख पश्चिम के व्योम, जो श्रद्धा है वो एक प्रकार से पश्चिम की तरफ जो है एक प्रकार से क्या हुई है। जो हुआ क्या कि जब श्रद्धा ने एकांत में बैठे जो मनु हैं, उनको अत्यंत जो है क्या देखा भाई, जो यहाँ पर जो है इसमें क्या गया है, इसमें इन पंक्तियाँ जो है, इन पंक्तियों में खास करके बताया गया है कि श्रद्धा जो है कि जब रूप को उन्होंने जब पश्चिम की तरफ मुख किए हुए बैठे थे, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो श्रद्धा, अब उसकी व्याख्या जब शुरुआत से मैं समझाऊँ आपको तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हालांकि मनु थे एक अकेले जो है सुनसान स्थान पर बैठे हुए थे, तो श्रद्धा आती है, उनसे कुछ बातें कहती हैं, लंबी बातें प्रक्रिया है, उसकी व्याख्या हमने बताई पूरी की पूरी समझाई है। तो उसमें जब जब उसने जो है मनु ने श्रद्धा को देखा घूम करके, उस समय की बात यहाँ पर बताई जा रही कि आह वाह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। उनके बालों की, मतलब कि इस प्रकार से जब पश्चिम में भगवान सूर्य जो हैं, श्रद्धा इस प्रकार से दिखाई पड़ रही है कि उनके काले काले जो बाल हैं उनसे जो ढके हुए उनके जो मुखमंडल है उसका, श्रद्धा का, वो इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है कि उसके मुखड़े को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जो है मनु को, कि काले मेघों से घिरा हुआ सूर्यमंडल जो है संध्या के समय पश्चिम आकाश में उन बादलों को भेद करके शोभा से युक्त हो गया हो, शोभायमान हो रहा हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है। अर्थात श्रद्धा का सूर्य जो है गुलाबी मुखमंडल है, और उसके बाद में जो कुंतल रूपी घोड़े हैं, मतलब जो मेघ हैं, उनको फाड़ करके अपनी जो है एक प्रकार से जो सूर्य भगवान की किरणें हैं वो जब बादलों के बीच से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक इसी प्रकार से उसका गुलाबी चेहरा जो है उनकी बालों से निकलता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब इसकी व्याख्या हमने खूब अच्छे तरीके से कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। बड़ी अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। अब ये आपकी व्याख्या जो है, अगला प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला है, केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं आपको। बात ध्यान रखें, केवल 2 प्रश्न करने हैं और 500 शब्दों में आपके उत्तर लिखना है। खंड सा है ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बता दूं आपको कि पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति नवधा भक्ति है, इस कथन के आलोक में तुलसीदास की भक्ति भावना का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसकी व्याख्या है, इसके प्रश्न का उत्तर तो मैं इतना लंबा है, बहुत बड़ा है, इसलिए नहीं बता पाऊंगा, 5 शब्दों वाला है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हालांकि मैं सोचूंगा इसकी व्याख्या के बारे में। वैसे अगला प्रश्न आपके से पूछा सकता है क्या, कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा एकदम तय, मान लीजिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, उदाहरण के सहित आपको व्याख्या बतानी है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 12वां नंबर प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, उदाहरण के सहित आप व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मुक्ति बोध का काव्य उनके आत्म संघर्ष का जीता जागता दस्तावेज है, इस कथन की समीक्षा करनी है आपको। तो ये 5 प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि 4 ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, लेकिन हमने 5 रख दिया, तो 5 आप लोग पढ़ लीजिएगा।
तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है सॉल्व मॉडल पेपर हमने डाल दिया ऑब्जेक्टिव वाला, अगर जिन छात्र छात्राओं को देखना देख लीजिएगा। और इसकी हो चुकी है, कल ही क्लास हुई थी, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में समाजशास्त्र का भी हो चुका है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर, लिखित का मॉडल पेपर अवेलेबल है, और मैं आपको लिखित का भी मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का एक और दे दूंगा। सोशियोलॉजी का आप कहेंगे तो एक और दे दूंगा। ओके, उसके बाद में हिंदी साहित्य का तो ये आपके समक्ष जो ऑब्जेक्टिव वाला जो मॉडल पेपर है वो इस प्रकार से, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर हैं लिखित वाले भी, हिंदी साहित्य के, और ऑब्जेक्टिव वाले भी एक एक पड़े हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।